So now the next point of your chapter, the first chapter, and this is the last point of your chapter. This is business risk. So firstly, think about the risk. What is risk? Risk means you can say when uncertainties happens, when you think और it is determined कि कुछ भी हो सकता है और फिर भी आप उस एक एक्टिविटी को करने को तैयार होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिस्क. व्हेन यू डेयर, जैसे बिजनेस है, बिजनेस पूरा ही रिस्क है. ठीक है, हमारे यहाँ पर ये कहावत भी कही जाती है कि नो रिस्क नो गेन, है ना. जब तक देखो, एक सिंपल सी बात है, यू नेवर नो व्हाट यू कैन डू टिल यू ट्राई, है ना. जब तक आप कोशिश नहीं करके देखोगे कि आप क्या कर सकते हो, है ना, या आप जान ही नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं जब तक आप उसकी कोशिश नहीं करके देखते, है ना. तो यही रिस्क भी है. बिजनेस का जो रिस्क बनता है वो बनता है जैसे एज अ लाइन रिटन ओवर हेयर, इट रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? लॉसेस की होती है. और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स की, कम प्रॉफिट्स मिलेंगे. ठीक है. और ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, राइट, ड्यू टू uncertainties and unexpected events which are beyond control. ठीक है, line this word is here, it is wrongly written. this is due किसकी वजह से भाई? अनसर्टेनिटीज की वजह से. अनसर्टेनिटीज का क्या मतलब होता है? आप सर्टन नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो रिस्क बेयरिंग इंडस्ट्री होती है वो होती है फैशन की. अभी एक मूवी में एक जो डिज़ाइनर हैं उन्होंने एक कॉस्ट्यूम पहना दिया एक्टर को, एक्ट्रेस को, वो सॉन्ग बहुत फेमस हुआ, तो वही बाकी कंपनीज उसकी कॉपी करना शुरू कर देती हैं, और या फिर उसको बनाना शुरू कर देती हैं और भी कंपनीज, और वो कंपनी भी बनाती है उस मॉडल को. आपने देखा होगा, है ना, मार्केट में एकदम से वही वैसे ही डिज़ाइन के क्लोथ्स आने शुरू हो जाते हैं. ठीक, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपनीज एक तरीके के रिस्क पे. ज़रूरी नहीं है कि जिस समय पे वो जो क्लोथ एडवर्टाइज हुआ था बाय द एक्ट्रेसेस आगे भी वो चलने वाला है. इट इज़ नॉट सर्टन. तो अनसर्टनिटीज़ पर चलता है बिजनेस, है ना. निश्चित नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा. तो यही बिजनेस रिस्क है. ठीक है, क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो, लगातार हमारे टेस्ट्स में, हमारी प्रेफरेंसेस में, कस्टमर की मतलब की, और डिज़ाइंस में चेंज होते रहते हैं, है ना. कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में भी चेंज होता है, उससे भी एक रिस्क बन जाता है. आपने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया कुछ पैसे का कि ये वाला बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं. आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके यूनिट्स बनाए और मार्केट तक भेजे, लेकिन टेस्ट चेंज हो गया था तब तक कंज्यूमर्स का, तब तक उनके प्रेफरेंसेस उस पर नहीं रहे थे और वो प्रोडक्ट नहीं चल पाया, फेल हो गया, है ना. ऐसा हो सकता है एक कंडीशन में, राइट. एक कंडीशन में रिस्क लगातार एक बिजनेस के साथ साथ चलता रहता है, और बिजनेस बिना रिस्क के चल ही नहीं सकता. वही उसके नेचर्स कहते हैं. देखो नेचर्स क्या कहते हैं. नंबर 1 पे नेचर कहता है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. ये होता ही अनसर्टेनिटीज की वजह से है, क्योंकि ना तो डिमांड स्टेबल रहती है, ना ही गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेबल रहती हैं, ना ही टेक्नोलॉजी स्टेबल रहती है, ना ही प्रेफरेंसेस स्टेबल रहते हैं मार्केट में. लगातार ये बदलते रहते हैं, और ये बदलते हैं तो रिस्क बना रहता है. आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन फिर एकदम से देखा कि गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने और सेल करने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई. रिस्क है. गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर सकती है ना. फैशन चेंज हो सकता है,
डिमांड्स चेंज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है और होती ही है, ऐसा कहिए आप। मीन्स इट वॉक ऑन अनसर्टेन रोड। ठीक है, आपका एक पैर ठीक पड़ा तो ठीक है, दूसरे का आप बिल्कुल भी आप डिटरमाइंड नहीं हो सकते कि दिस विल बी गुड। तो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज अनिश्चितताओं की वजह से बनता है, राइट। नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 क्या कहता है? असेंशियल पार्ट्स को कहता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ठीक है, हर एक बिजनेस का असेंशियल पार्ट है, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप नए बिजनेस की तरफ नहीं जा सकते। आप सपोज करिए आप कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मार्केट में आती हैं, आपने पहले लॉन्च किया कोला, जो बहुत फेमस ब्रांड है, किस हर कंपनी का कोला आता है। ठीक है, जो कोका कोला ने सबसे पहले बनाया था, फिर पेप्सी ने भी बनाया, फिर और भी कंपनीज बना रही हैं। आपने वो बेचने की कोशिश की, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आपके रेट्स में और शायद टेस्ट में काफ़ी अच्छे वेरिएशंस देखे कंज्यूमर ने और उसको परचेस कर लिया। ठीक है, आपका प्रोडक्ट चल गया। अगर अब आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं तो आप स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे। मीन्स आप बिजनेस को उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आपको न्यू प्रोडक्ट की तरफ सोचना पड़ता है। ठीक, तो रिस्क लेना पड़ता है, असेंशियल पार्ट है। बिना रिस्क लिए तो आप नए बिजनेस की तरफ सोच ही नहीं सकते। ठीक है, मीन्स कोई अगर आप रिस्क को अवॉइड करेंगे तो आप अपने बिजनेसेस में एक्सटेंशंस नहीं ला सकते, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको ग्रोथ नहीं दे सकते हैं। इज इट डन? असेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट नंबर आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर और साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि बिजनेस कितना रिस्क बियर करेगा या उसकी डिग्री ऑफ रिस्क क्या होगा, कितना रिस्क हो सकता है। कौन सी वाली कंपनीज में ज़्यादा रिस्क होता है बताओ? अभी बात कर रहे थे हम, कौन सी में सबसे जल्दी क्या बदलता है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में? क्या बदलता है? फैशन, है ना। फैशन में जितनी भी कमोडिटीज़ इन्वॉल्व हैं, गुड्स इन्वॉल्व हैं, आइटम्स इन्वॉल्व हैं, वो कंटिन्यूस वे में चेंज होती रहती हैं। तो नेचर, अगर आप एक फैशन इंडस्ट्री हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो या तो कॉस्मेटिक्स में है या गारमेंट्स में है या फिर वियरिंग है, एनी काइंड ऑफ, तो वो लगातार चेंज होता रहेगा। दूसरा नंबर आता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट्स में और एसेसरीज़ में, इन सभी में टेक्नोलॉजी कंटिन्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर भी कंटिन्यू रिस्क रहता है। रिस्क को बुरा मत मानो कि रिस्क बुरा है एक बिजनेस के लिए, नहीं, रिस्क अच्छा होता है। आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसलिए नंबर 2 पॉइंट में कहा है कि असेंशियल पार्ट है बिजनेस का भाई, उसको अलग नहीं कर सकते आप। बिजनेस को रिस्क को अलग अलग रख के देखेंगे, नो, दोनों एक ही छोर हैं। अगर आप रिस्क से शुरू करते हैं तो एक स्टेबल बिजनेस की तरफ जाते हैं, ग्रोथफुल बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ जाते हैं। तो एक ही थ्रेड के ये दोनों किनारे हैं, आप अलग अलग नहीं रख सकते इन दोनों को। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिस्क, कितना रिस्क आप बियर करेंगे, आपके दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। नेचर कैसा है, आप बनाते क्या हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा नंबर, आपके बिजनेस का साइज कितना है। साइज का मतलब है कि आपका टर्नओवर कितना है, आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए मार्केट तक भेजते हैं, साइज क्या है आपका। ठीक है। फोर्थ नंबर, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। यस, प्रॉफिट उसी को मिलेगा जो रिस्क लेगा। यस और नो, है ना। एक स्टूडेंट जो है दिन में बस 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा है आजकल वो सोच रहा है बस खत्म, अब तो छुट्टियां चल रही हैं। ठीक, तो वो उतना रिस्क नहीं ले रहा है ना, क्योंकि वो अपनी फिजिकल और मेंटली जो उसकी स्टेबिलिटी है उसको वीक कर रहा है एक तरीके से, है ना। वो रिस्क नहीं ले रहा है कि ठीक है और ज़्यादा पढ़ते हैं,
है ना। थोड़ा सा थक तो जाएंगे, अच्छी नींद आएगी, और ज़्यादा पढ़ते हैं तो और अच्छे से सीख पाएंगे। फिर दोबारा देखते हैं वीडियोस को, फिर दोबारा इनको पॉज कर करके इनको नोट कर लेते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। ब्रेन और योर फिंगर्स विल बी इन अ बैलेंस्ड वे, दोनों एक साथ साथ चलने चाहिए। जो जो आप सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, उसको नोट करते चले जाइए। नोट करते चले जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यस और नो। तो बहुत अंडरस्टैंडेबल और इजी हो जाएगा। तो प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप रिस्क को बियर करेंगे। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड है प्रॉफिट बियरिंग का। जिसने रिस्क लिया है उसी को प्रॉफिट मिलेगा, यस और नो। इसलिए कहा जाता है, जो एक वो कहावत बनी है कि नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको कोई गेनिंग नहीं होगी, राइट। नो रिस्क नो गेन, राइट। फर्स्टली टेक रिस्क देन आफ्टर गेन। अब रिस्क का मतलब क्या समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है आपको। ये रिस्क क्या है कि जब आप उन अनसर्टेनिटीज को, उन अनिश्चितताओं को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम करके देखेंगे, हम इस बिजनेस को और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, हम नए प्रोडक्ट्स को लाने की कोशिश करेंगे, हम रिस्क लेंगे, ठीक है नुकसान हो जाएगा, कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हम चांस जरूर लेंगे। समझ में आ गया। ये हर चीज़ में है। अभी जैसे स्टडी की बात हो रही थी, है ना, हम कोशिश करके ज़रूर देखेंगे। एक क्वेश्चन एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार करके देखेंगे, तीसरी बार करके देखेंगे। रिस्क लगातार आपको और ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेके जाता रहेगा, क्योंकि जो ट्राई नहीं करके देखेगा उसे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। साइकिल में एक पैडल नहीं लगाओगे तो तब तक दूसरा वाला जो पैडल है वो ऊपर नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि बिना किए हो जाए, है ना, आपकी साइकिल ढलान पे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एक कुछ टाइम के लिए हो भी सकती है कि इसमें पैडल ना लगाना पड़े और आप बस जस्ट यू स्क्रॉल, है ना। तो इट इज़ नॉट डेफिनेट इन ऑल लाइफ या इन ऑल डेज वट एवर जस्ट गोइंग ऑन नाउ इन लॉकडाउन। तो थोड़ा रिस्क लीजिए जिससे और गेनिंग होगी और आप और अच्छे से स्टेबिलिटी की तरफ जा सकेंगे, राइट। इज इट ओके। नेचर समझ में आ गया और इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्यों होते हैं ये रिस्क, ठीक है। इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है। ये नंबर 1 पॉइंट क्या है, नेचुरल रिस्क। नंबर 2 ह्यूमन रिस्क। ऐसे कहते हो, इधर से आ जाओ, चलो। नेचुरल रिस्क, फिजिकल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क। 4 रिस्क आर देयर, ठीक है। ये कॉजेज हैं। मीन्स नंबर 1 पे आता है नेचुरल। नेचुरल में फ्लड आ गया भैया, ख़राब हो गया सामान, ठीक। ड्रॉट हो गया, सामान ख़राब हो गया। आपका जो प्रोडक्ट था वो पैरिशेबल प्रोडक्ट है और किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, अर्थक्वेक हो गया जैसे, है ना, अर्थक्वेक हो गया, या मतलब नेचुरल कैलेमिटी होना चाहिए। कुछ भी नेचुरली अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई है और उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, आपका प्रोडक्ट या जो वहाँ वेयर हाउस में रखा हुआ था उसमें सपोज करो फ्लड हुआ जिसकी वजह से मॉइस्चर आ गया, अर्थक्वेक हुआ तो गिर गया, बिल्डिंग टूट गई, ये प्रोडक्ट टूट गए आपके, या फिर जो ड्रॉट हुआ उसमें सूखा पड़ गया, आप जो शायद एग्रीकल्चर में काम करते थे या किसी और फील्ड में काम करते थे तो आपको पानी नहीं मिल पाया। तो कोई भी कॉज हो, नेचुरली जो कॉजेज होंगे जिनकी वजह से आपको रिस्क बियर करना पड़ सकता है कि भैया नुकसान हो सकता है, राइट। मतलब ऐसा मान लो जैसे कि आपने ट्रक लेके भेजा अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, एक सिटी जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दूसरी सिटी तक भेजा और उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ फ्लड, फंस गया वो प्रोडक्ट उस ट्रक में रखा रखा ख़राब हो गया। ये भी रिस्क का ही पार्ट है, आपको रिस्क लेना पड़ता है इस तरीके से। ये कॉज है उसका कि नेचुरल कॉजेज होंगे जिनकी वजह से रिस्क लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई।
ऐसे कॉजेज़ होंगे, ये चारों जो कॉजेज़ हैं, ऐसे कॉजेज़ होंगे, ऐसे कारण बनेंगे जिनकी वजह से आपको रिस्क में जाना पड़ेगा। तो नेचुरल कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको ऐसे अनसर्टन फैक्टर्स को फील करना पड़ सकता है, बियर करना पड़ सकता है। फील क्या? बियर करना पड़ सकता है। इज इट ओके? नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कॉजेज होंगे तो, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर है फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज कैसे होंगे? फिजिकल कौन है? तो फिजिकल कॉजेज क्या होंगे? आप की मान लीजिए जो मशीनरी है वो 10 यूनिट्स बनाती है, ठीक है, इन अ आवर। अब दूसरी कंपनी जो हैं वो अच्छी टेक्नोलॉजी की न्यू मशीन्स इन्वेंट कर पाई हैं, उन्होंने मार्केट से परचेस कर ली हैं या किसी और कंट्री से ही मंगा ली हैं वो यूनिट्स, और वो पर आवर जो है वो 50 यूनिट्स बना रही हैं। बहुत बड़ा वेरिएशन आ गया है, ठीक है। आप 1 घंटे में 10 यूनिट बना के तैयार कर रहे हो, यूनिट मतलब जो आइटम, जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो आप 10 यूनिट बनाते हो, दूसरी कंपनी 50 यूनिट बनाने लगी। आपकी जो मशीनरी थी वो ओल्ड टेक्नोलॉजी की हो गई है ना। आपकी जो मैकेनिकल डिफिशियंसी आ गई है, एक डिफेक्ट आ गया है उसमें, ठीक है। आपकी मशीनरी आउटडेटेड हो गई है। तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो वो फिजिकल कॉजेज हैं, ठीक है। आपकी मशीनरी से रिलेटेड हो, आपकी एसेट से रिलेटेड हो, आपके इसमें एक्सीडेंट्स भी जो है मेंशन किए जाते हैं। एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ हो सकते हैं या मशीनरीज के साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जब प्रोडक्शन चल रहा हो तब एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं तो फिजिकली अगर कोई डैमेज हो जाता है, डैमेज, डैमेज समझ गए ना, तो आप फिजिकल कॉज उसको कहते हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस रिस्क को बियर करते हैं, ठीक है। फिजिकल कॉज, राइट। मतलब क्या हो जाना चाहिए? डैमेज हो जानी चाहिए कोई चीज़। हो जानी चाहिए क्या मतलब है? हो जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है, तब आप उसे फिजिकल कॉज कहते हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज का मतलब है आपके एम्प्लॉय, आपके वर्कर्स किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फ्रॉड, ठीक है। कोई फ्रॉड उनकी वजह से हो जाता है, ठीक है। या आपके कंपटीटर जो आपके इंफॉर्मेशंस हैं बिजनेस की, उनको लीक करवा लेते हैं आपके एम्प्लॉय से, वो फ्रॉड ही कहलाएगा एक तरीके का। आप अपने बिजनेस के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। आपके एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, उनकी डिसऑनेस्टी मीन्स वो ईमानदार नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी कंपनी के अंदर ऐसी खड़ी कर देते हैं, या तो वो चोरी कर लेते हैं, या आपके जो लीगल जो कुछ प्लान्स थे आपने बनाए हुए थे वो चुरा कर दूसरी कंपनीज को दे देते हैं, है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी तरीके से, ठीक है, वो फ्रॉड कर लेते हैं कंपनी के साथ, तो आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा, आपको नुकसान तो पैसे का ही होगा, ठीक है। चाहे वो स्ट्राइक पे ही चले जाएं, ऐसा मान लो, है ना। जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो स्ट्राइक पे चले जाएं, उनके बीच में रॉयट्स हो जाएं, झगड़े हो जाएं, उनके बीच में काम रुक जाए किसी तरीके से भी, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कॉजेज़ हैं वो ह्यूमन कॉजेज़ कहे जाएंगे जिनकी वजह से आपको बिजनेस में रिस्क बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। मीन्स एम्प्लॉयज़ केयरलेस भी हो सकते हैं, जो मशीनरी को और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ ना करें और वेस्टेज कर दें। समझ में आ गया? अब कितनी बातें हो गई। वो अगर बेईमानी कर लेते हैं, ठीक है, बेईमानी का मतलब है कि जो बिजनेस का जो फाइनेंस है, पैसा है, उसको चुरा लें, ठीक है। जो दूसरी कंपनीज हैं उनमें आपके जो प्लान्स थे उन्हें बेच दें, आपकी टेक्नोलॉजी उन दूसरी कंपनीज को बता देंगे साहब ये इतने रुपए का प्रोडक्ट बना के तैयार करते हैं, ऐसे तैयार करते हैं, इस हम ये प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए इतने रुपए का बनता है, आप भी ऐसा कर सकते हो। वो कंपटीटर्स को ऐसे जो है फ्रॉड्स जो करें और बेच दें वो प्लान्स को, है ना। केयरलेस एम्प्लॉयज़ हो जाएं, ठीक है, जो मशीनरीज को और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ ना करें और
जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसको वेस्ट कर दें। बहुत वैसी कंपनीज भी होती हैं जिनमें इतने महंगे महंगे सामान बनते हैं, जैसे डायमंड इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और ये गोल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, क्रूड ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। और मतलब इंडस्ट्री तो सारी, जहाँ पे भी जो भी कुछ बन रहा है, चाहे वो सुई बनाती है एक छोटी सी, प्लास्टिक के कप बनाती है, मान लो, नुकसान तो नुकसान ही होता है ना। वो मशीन चलाते चलाते सो जाए एम्प्लॉय, ठीक, जो पेस्ट है नीचे गिरता चला गया, वो कप जहाँ पे बनना था वो हैंडल नहीं दबा पाए, तो सब खराब हो गया। एक बार निकल गया मशीन में से तो बाहर बेकार हो गया। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। अब तीसरी कंडीशन में वो स्ट्राइक पे चले जाएं, रॉयट्स हो जाएंगे बीच में, झगड़े हो जाएंगे बीच में, फिर तो प्रोडक्शन रुक गया, तब आपको जो है रिस्क बियर करना पड़ेगा, राइट। फोर्थ नंबर पे आता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क का मतलब होता है जब आपको एक्सटर्नली और इंटरनली किसी भी तरह से आपके डायरेक्ट फंड्स पर अटैक हो जाए। किसी तरह से अटैक होने का क्या मतलब है, वैसे तो यहाँ जो इकोनॉमिक कॉजेज हम मानते हैं वो पॉलिटिकल, मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने की वजह से आप पर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है, ठीक है, आप मतलब बिजनेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, तब उसको इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं आप, ठीक है। दूसरी कंडीशन में जो मार्केट कंडीशंस हैं उनकी वजह से जो आप में एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है, मार्केट में जो है फ्लक्चुएशन हुआ, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस या डिमांड्स का जो कस्टमर्स की थी वो चेंज हो गई, ठीक है। आप किसी और वे में काम कर रहे थे, अब मार्केट में कुछ और डिमांड आ रही है, आपका प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया मार्केट ने, आप फेल हो जाते हैं, माने एक बड़ा रिस्क आपको बियर करना पड़ता है। इकोनॉमिक रिस्क जो है वो मार्केट कंडीशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस पर होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस तब कहे जाते हैं जब मार्केट कंडीशन चेंज हो जाएं, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, डिमांड्स चेंज हो जाएं कंज्यूमर की, और गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाएं जिनकी वजह से आप काम करना बंद कर दें, ठीक है। जैसे एक रिस्क अभी आपने देखा होगा, शायद आपको याद हो, मैगी पर बैन लग गया था। मैगी होता है, मैगी कंपनी है, वो प्रोडक्ट है ना नूडल्स का, तो उस पर बैन लगा। जिंक उन्होंने 17% से ज़्यादा ऐड किया हुआ था पर यूनिट जिंक। गवर्नमेंट ने उसको जो है वो 17 से कम रखने के लिए कहा हुआ है इंडिया में, ठीक है, ये अलग अलग है हर कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने 17 से कम रखने के लिए कहा हुआ है, उसने रखा। जब ये जो इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि हाँ 70 से ज़्यादा है, तो मैगी को पूरा प्रोडक्शन अपना रोकना पड़ गया, केस चलता रहा उन पर, ठीक है। फिर केस हटा, फिर उन्होंने जो उसके लिए जो है कंपनसेशन दिया होगा, सारे प्रोडक्ट जितने भी मैगी के थे वो सब वापस मंगा लिए, मार्केट से पूरा का पूरा स्टॉक उन्होंने वापस अपनी इंडस्ट्री में वापस करवा लिया था। अब जो भी कुछ किया हो उसका, फिर जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो उन्होंने री लॉन्च कर दिया, ठीक। तो ये एक इकोनॉमिक कॉज हो गया, ठीक है। एक प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से उन्हें रिस्क बियर करना पड़ गया, है ना। एक टाइम था जब कोका कोला कंपनी को भी इंडिया से जो है वो एक बैन करवा दिया था, मतलब फॉरेन कंपनीज को इंडिया से बाहर ही करवा दिया गया था। 71-72 की बात है, 1971-72, ठीक है। तो उस टाइम पे फॉरेन कंपनीज को मना कर दिया कि कोई फॉरेन कंपनी काम नहीं करेगी इंडिया में, और इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करेगी, ठीक है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। तो वो भी एक इकोनॉमिक कॉज था। जो फॉरेन कंपनीज थी वो उन्होंने जो रिस्क बियर किया उसका कॉज देखा होगा तो उन्होंने कहा होगा ये इकोनॉमिक कॉज है, राइट। तो ये चारों कॉज थे जो आपने अभी पढ़े सुने, ठीक है। जिसमें भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस का चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है अब आपका सभी टॉपिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे जिनके आंसर्स आप
देंगे। ठीक है, बाकी गुड डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, है ना। लॉकडाउन अच्छे से फॉलो करो और घर पे रहो। इनको नोट कर लेना, वट एवर जो मटेरियल आपके पास घर पे है, जस्ट नोट दैम, द पॉइंट्स ओनली। ठीक है, द नेम, द डेफिनेशन ऑफ द पॉइंट एंड द relative points, right? Just like what is business risk and what are the causes and what are the reasons why it is happened, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं और सब आंसर्स आपको इसी में से मिलते चले जाते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है आपका बिजनेस रिस्क, और उसमें जो लास्ट में बचता है वो है इसके टाइप्स। नंबर 1 पे पॉइंट पे टाइप आता है, मीन्स जब आप कहते हैं इंश्योरेबल रिस्क है भाई। इंश्योरेबल मीन्स अगर आप रिस्क लेंगे तो आप इससे कवर अप कर सकते हैं, मीन्स आपके पास प्रोटेक्शन है, आपने शायद इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी उसके लिए। ठीक है, इंश्योरेबल रिस्क मीन्स जो आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिस्क हुआ, अगर प्रॉब्लम आई, कोई ऐसी अनसर्टनिटी बनी, तो हम उससे कवर अप कर सकते हैं, हम उससे बाहर निकल सकते हैं, हम उस नुकसान को झेल सकते हैं। ठीक है, इन दूसरा नंबर आता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो हैं जिनके लिए आपके पास फिलहाल कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, जिसमें आप ये कहते हो, जैसे अभी हम देखें पीछे कॉजेस में, तो इकोनॉमिक रिस्क और ह्यूमन रिस्क, दो ऐसे रिस्क हैं जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। इकोनॉमिक रिस्क का भी इंश्योरेंस आप इंश्योर वो नहीं हो सकते, उससे इंश्योरेबल नहीं हो सकता है, एक बार हुआ चेंज पॉलिसी तो चेंज होगी ही। ह्यूमन रिस्क है, अगर फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड हो ही गया, आप उस पर्सन से वो पैसा शायद वापस ले सकते हैं, वरना तो कोई उसमें पॉसिबिलिटी रह नहीं जाती, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप जो हैं कंपनसेशन का चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ऐसे जो रिस्क हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर आते हैं स्पेक्यूटेटिव रिस्क। कैसे रिस्क हैं ये, इसमें एक मतलब ये कहिए कि इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज द लॉस। पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की होती है और लॉस की भी होती है। ठीक है, जैसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैशन, तो ये सारे रिस्क हैं। ठीक है, मीन्स इनमें दोनों ही हैं, पॉसिबिलिटी भी है, मीन्स प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लॉस को केयर किया जा रहा था, पहले नंबर पे इंश्योरेबल, लॉस को केयर नहीं किया जा सकता, होगा ही आप नॉन इंश्योरेबल हैं। ठीक है, स्पेकुलेटिव जो नेक्स्ट रिस्क है, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, चांसेस 50-50 रहते हैं। ठीक है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैशन, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। लास्ट आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब है यहाँ पर लॉस होने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है, प्योर रिस्क है। ठीक है, इसके ऑकरेंस का मतलब है अगर ये हुआ तो लॉस है, देयर ऑकरेंस रिजल्ट्स इन लॉस, अगर नहीं हुआ तब भी लॉस है, नहीं हुआ तब भी लॉस का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कुछ टाइम के लिए रुक गया तब भी आप इससे सर्टेनिटी में नहीं मान सकते हैं। ठीक है, वो प्योर रिस्क कहलाते हैं। जैसे अगर जैसे आप कहिए चांस ऑफ फायर, थेफ्ट या स्ट्राइक, है ना, एक चोरी हो गई, आग लग गई, तो आप कहेंगे कि इसमें से कुछ बच जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी में आपका इंश्योरेंस है, आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा हो मान लो, लेकिन लॉस तो लॉस ही है, उतने ही रुपए का वापस आ जाना वो रिस्क है ना, मीन्स प्योर है। ठीक, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस
या तो पूरी ही होगी या नो लॉस, नहीं होगी, इसके होने से कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं, वरना तो लॉस, कंप्लीट लॉस है, प्योर रिस्क इसलिए इसको बोला गया, है ना। अगर नहीं हुआ, जैसे स्ट्राइक नहीं हुई, पूरा 1 साल चला गया, स्ट्राइक नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है, अच्छी बात है भैया, ठीक, ऑकरेंस नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं है, राइट। दूसरा नंबर, अब आप कैरी करने पे जाओ कि स्ट्राइक हुई तो प्योर रिस्क है, राइट और नॉट। तो ये इस तरीके से 4 आपके जो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क होते हैं वो हैं, इंश्योरेबल है, आपको पैसा शायद रिस्क से बच जाओ, नॉन इंश्योरेबल है, नहीं बचोगे, स्पेक्यूलेटिव रिस्क है, हो सकता है 50-50 पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, आपको रिस्क में जाना पड़ सकता है ऐसे। प्योर रिस्क, ऐसे भी रिस्क में आपको जाना पड़ सकता है, आग लग सकती है, स्ट्राइक हो सकती है, चोरी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे जो रिस्क हैं वो पॉसिबिलिटी लॉस की रखते हैं या फिर नो लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है, होगी तो पूरा ख़त्म, नहीं होगी तो ठीक है, इट्स ओके, चल रहा है काम। So this is the chapter of business studies, means first chapter nature and purposes of business, means foundation of business, बहुत सारे और नामों से इसको मीन्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रीट होगा चैप्टर, ओके। आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी एंड जस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल to promote this kind of things, okay. This is enough from my side. Thank you very much.